26 जुलाई 1984 सैन फ्रांसिस्को शहर का पुलिस स्टेशन रोज की तरह अपनी रूटीन में चल रहा था जब अचानक कंट्रोल रूम में एक अननोन कॉल आती है। एक कॉल जिसने पूरे महकमे को चौंका दिया। उसी कॉल से शुरू हुई ऐसे अपराध की कहानियां जिसे शहर आज तक भूल नहीं पाया। उस शाम पुलिस को पता चला कि हार्वी डब्स, उनकी पत्नी डेब्रा और उनका दूध पीता बच्चा शॉन तीनों अपने घर से अचानक गायब हो गए हैं। ना कोई वार्निंग, ना कोई एक्सप्लेनेशन। एक पूरा का पूरा परिवार जैसे एक ही रात में हवा में गायब हो गई हो। हालात ऐसे थे कि इन्वेस्टिगेटर्स को शुरुआत से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हार्वी के पास प्रोफेशनल वीडियो इक्विपमेंट था जिससे वो साइड बिजनेस चलाते थे। वो अपने कैमरे और दूसरे गियर लोकल फिल्म मेकर्स को रेंट पर देते थे। जिस रात वो लोग गायब हुए उससे कुछ देर पहले डेब्रा ने अपनी एक पड़ोसन से फोन पर कैजुअली बताया था कि कोई आदमी रात को आने वाला है हार्वी का इक्विपमेंट देखने और शायद उसे रेंट पर लेने। उस बातचीत के बाद डब्स फैमिली से किसी ने कभी कुछ नहीं सुना। अगले दिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो अंदर का नजारा खुद बहुत कुछ बता रहा था। डेब्रा अपने घर को हमेशा साफ और परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड रखती थी, लेकिन उस दिन सिंक में गंदे बर्तन पड़े थे। ये छोटी सी बात थी लेकिन बहुत जरूरी, क्योंकि ये साफ दिखा रहा था कि सब कुछ अचानक बीच में ही रुक गया था। फिर एक और चीज मिली जिसने माहौल और ज्यादा भारी कर दिया। एक अलमारी के दरवाजे पर फोन का तार बंधा हुआ था और उसके सिरे कटे हुए थे। देखने से लग रहा था कि उस तार का इस्तेमाल किसी को बांधने के लिए किया गया हो। घर में हार्वी का सारा वीडियो इक्विपमेंट गायब था। कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ धूल में पड़े निशान जहां पहले कैमरे और मशीनें रखी होती थी। लेकिन एक चीज पुलिस के हाथ लगी, हार्वी की हाथ से लिखी हुई लिस्ट्स जिनमें हर इक्विपमेंट का पूरा डिटेल और सीरियल नंबर लिखा हुआ था। आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये लिस्ट्स बहुत जरूरी सबूत बनने वाली थी। पड़ोसियों ने भी कुछ अजीब देखा था। उन्होंने बताया कि जिस समय फैमिली गायब हुई उस दौरान घर के आसपास दो अनजान आदमी दिखे थे, एक दाढ़ी वाला और दूसरा एशियन। पुलिस ने उनके स्केचेस बनवाए और पूरी कैलिफोर्निया की पुलिस डिपार्टमेंट्स को डिटेल्ड बुलेटिन्स भेजे जिनमें स्केचेस और सीरियल नंबर्स दोनों शामिल थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी केस वहीं का वहीं रह गया। कोई ठोस सुराग नहीं मिला। डब्स फैमिली जैसे बिना किसी निशान के गायब हो गई। फिर करीब 4 महीने बाद नवंबर 1984 में उसी शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। 29 साल के पॉल कॉस्नर, जो एक कार सेल्समैन थे, अचानक गायब हो गए। उस रात उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और बताया कि वो थोड़ा लेट होंगे क्योंकि एक आदमी उनकी होंडा प्रेल्यूड खरीदने में इंटरेस्टेड है और उसे टेस्ट ड्राइव पर ले जाना है। पॉल घर से निकले लेकिन कभी वापस नहीं आए। उनकी कार का VIN नंबर और लाइसेंस प्लेट नेशनल डेटाबेस में डाला गया। नए मिसिंग अलर्ट्स जारी किए गए। पुलिस ने हर पॉसिबल कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वही सन्नाटा। न फैमिली से कोई कांटेक्ट, न क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल, न किसी ने उन्हें कहीं देखा। जैसे डब्स फैमिली गायब हुई थी वैसे ही पॉल कॉस्नर भी दुनिया से गायब हो गए। और उस वक्त किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये दोनों मामले आगे चलकर कितनी गहरी तरह से जुड़े हुए निकलेंगे। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। करीब 7 महीने बाद जून 1985 की एक आम सी दोपहर साउथ सैन फ्रांसिस्को के एक लकड़ी के गोदाम से आई एक छोटी सी चोरी की कॉल ने अनजाने में एक ऐसे अंधेरे सच का दरवाजा खोल दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वहां काम करने वाले लोग पिछले कुछ महीनों से 2 आदमियों को बार बार दुकान में घूमते हुए देख रहे थे। उस दिन भी वो दोनों दुकान में आए। अचानक उनमें से एक आदमी ने एक भारी वाइस यानी लोहे का पकड़ने वाला औजार उठाया, उसे अपने हाथ के नीचे दबाया और तेजी से बाहर भाग गया। एक कर्मचारी उसके पीछे भागा, लेकिन वो आदमी पलक झपकते ही सड़क पर गायब हो गया। दूसरा आदमी वहीं रुक गया। वो बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने आराम से कहा कि वो उस औजार के पैसे दे देगा और अगर कुछ और भी लिया गया है तो उसका भी हिसाब कर देगा। वो बार बार इस बात को एक छोटी सी गलती बताकर वहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन दुकान के मालिक को यह बात ठीक नहीं लगी। उसने पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें पास में खड़ी एक नीली होंडा प्रेल्यूड कार तक ले जाया गया। जैसे ही ट्रंक खोला गया, अंदर वही चोरी किया हुआ औजार साफ नजर आ रहा था। उसके साथ और भी कुछ उपकरण पड़े थे जिन पर अभी भी उनकी प्राइस टैग लगे हुए थे।
पुलिस ने सामान को थोड़ा हटाकर अंदर देखने की कोशिश की, तभी उनका हाथ एक कैनवास बैग से टकराया जो थोड़ा अंदर की तरफ रखा हुआ था। उन्होंने धीरे से उसे खोला और वहीं रुक गए। उस बैग के अंदर एक ऑटोमेटिक पिस्टल रखा था जिसमें एक लंबा साइलेंसर लगा हुआ था। ठीक उसी समय दुकान के अंदर वाला दाढ़ी वाला आदमी खुद चलकर पुलिस के पास आया। उसने हाथ ऊपर कर दी और बार बार कहने लगा कि यह सब एक गलतफहमी है। उसका दोस्त बस औजार उठा लाया था और बाद में पैसे देने वाला था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस छुपे हुए हथियार का जिक्र किया, उस आदमी का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। जो अभी तक शांत दिख रहा था वो अचानक घबराने लगा। उसकी आवाज बदल गई और वो साफ तौर पर परेशान नजर आने लगा। पुलिस ने उससे उसकी पहचान मांगी। उसने एक ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जिस पर नाम लिखा था रॉबिन स्कॉट स्टेपली, और जो पिस्टल मिली थी वो भी उसी नाम पर रजिस्टर थी। लेकिन यहां एक बड़ी दिक्कत थी। कैलिफोर्निया में साइलेंसर के साथ हथियार रखना सीधे तौर पर एक गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसा केस जिससे कोई आसानी से बच नहीं सकता। फिर भी पुलिस को कुछ अजीब लग रहा था। लाइसेंस पर लगी फोटो उस आदमी के चेहरे से मैच नहीं कर रही थी। फिर फौरन कार का लाइसेंस प्लेट और VIN नंबर चेक किया गया और जैसे ही जवाब आया पूरे डिपार्टमेंट में हलचल मच गई। वो कार पॉल कॉस्नर की थी, वही आदमी जो कुछ महीने पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अब मामला अचानक बहुत बड़ा हो चुका था। थाने लाकर जब उस आदमी से सख्ती से पूछताछ की गई तो आखिरकार उसने अपनी असली पहचान बता दी। उसका नाम लियोनार्ड लेक था और जो दूसरा आदमी वाइस लेकर भागा था वो था चार्ल्स एंग। इसके बाद लियोनार्ड लेक ने एक कागज मांगा। उसने जल्दी जल्दी कुछ लिखा जो उसके परिवार के नाम एक छोटा सा नोट था। फिर उसने पानी का एक गिलास मांगा और अचानक बिना किसी वार्निंग के वो जमीन पर गिर पड़ा। वो नोट एक खुदकुशी का खत था। लेक को जेल का बहुत गहरा डर था। उसने पहले भी अपने दोस्तों और अपनी पत्नी से कहा था कि वो कभी वापस जेल नहीं जाएगा। वो हमेशा अपने साथ साइनाइड कैप्सूल्स रखता था ताकि अगर कभी पकड़ा गया तो अपने तरीके से सब खत्म कर सके। उसका यूं अचानक गिर जाना पुलिस के लिए एक बड़ा झटका था। सब लोग जवाब ढूंढने में लग गए। जल्द ही सैन फ्रांसिस्को पुलिस को खबर दी गई कि पॉल कॉस्नर की गुमशुदा कार मिल गई है। एक सस्पेक्ट कोमा में है क्योंकि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की और दूसरा आदमी अब भी फरार है। सैन फ्रांसिस्को के डिटेक्टिव्स ने फौरन केस अपने हाथ में लिया और उस होंडा की एक एक चीज खंगालनी शुरू कर दी। कार के अंदर अलग अलग लोगों के दर्जनों ID कार्ड्स पड़े थे। इधर उधर बिखरी हुई रिसीट्स थी और कुछ क्रेडिट कार्ड्स भी मिले, ऐसे लोगों के नाम पर जिन्हें महीनों से किसी ने देखा तक नहीं था। इन्हीं चीजों के बीच एक इलेक्ट्रिक बिल भी मिला जो कैलिफोर्निया के विल्जीविल में एक दूर दराज की प्रॉपर्टी के नाम पर था। ये एक छोटा सा सुनसान इलाका था जो सियरा माउंटेन्स की पहाड़ियों के बीच कैलावेरास काउंटी में बसा हुआ था। उस बिल पर नाम था क्लारा लिन बालाड्स। जब पुलिस ने उन्हें ढूंढा तो पता चला कि वो लियोनार्ड लेक की एक्स वाइफ है। उन्होंने बताया कि वो अब वहां नहीं रहती, लेकिन वो प्रॉपर्टी अभी भी उनके नाम पर ही है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि लियोनार्ड लेक वहीं रह रहा था और उसका दोस्त चार्ल्स एंग कभी कभी वीकेंड पर वहां आता था। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद वहां से उन्हें चार्ल्स एंग या अभी तक लापता पॉल कॉस्नर के बारे में कोई सुराग मिल जाए। क्लारा लिन ने सर्च की इजाजत दे दी और अगले दिन सुबह के लिए सब तय कर लिया गया। करीब 2.5 एकड़ में फैली वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग थलग थी। आसपास कोई घर नहीं था। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स वहां पहुंचे उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था और वो जगह खुद ही कुछ गलत होने का एहसास दे रही थी। घर के अंदर घुसकर टीम धीरे धीरे हर चीज को ध्यान से देखने लगी। एक कमरे में एक बिस्तर रखा था जिसके चारों कोनों पर भारी लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ था। हर कोने में लोहे के बोल्ट लगे हुए थे और गद्दे पर गहरे दाग नजर आ रहे थे। पास की शेल्फ्स और दराजों में अलग अलग साइज की औरतों की ढेर सारी अंडरवियर रखी हुई थी और थोड़ी दूर दूसरी शेल्फ्स पर रखा हुआ महंगा वीडियो रिकॉर्डिंग का सामान मिला। उनमें से एक मशीन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कुछ महीने पहले डब्स फैमिली के घर से चोरी हुई बताई गई थी। जैसे ही एक ऑफिसर ने इस बात का जिक्र किया, क्लारा लिन का व्यवहार अचानक बदल गया। उन्होंने फौरन कहा कि सर्च यहीं रोक दी जाए और पुलिस उनकी प्रॉपर्टी छोड़कर चली जाए। लेकिन टीम रुकी नहीं। अगले ही दिन वो प्रॉपर सर्च वारंट के साथ वापस आई।
इस बार उन्होंने वहां खड़ी हर गाड़ी के लाइसेंस प्लेट्स चेक करने शुरू की। 2 गाड़ियां रॉबिन स्कॉट स्टेपली के नाम पर रजिस्टर थीं और दोनों के कागज सैन डिएगो काउंटी से जारी हुए थे। वही रॉबिन स्कॉट स्टेपली जिसका ड्राइविंग लाइसेंस लियोनार्ड लेक के पास मिला था। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती गईं, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि स्टेपली विल्जीविल इलाके में एक जवान कपल के साथ आया था, लोनी बॉन्ड, उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा ओकॉनर और उनका 16 महीने का छोटा बेटा लोनी बॉन्ड जूनियर। ये फैमिली लेक की प्रॉपर्टी के बिल्कुल बगल वाले घर में किराए पर रह रहा था। जब पुलिस ने उस घर के मालिक से कांटेक्ट किया तो उसने बताया कि वो लोग एक दिन अचानक गायब हो गए। न कोई नोटिस दिया, न कोई नया पता छोड़ा और कई महीनों का किराया भी बाकी रह गया था। अब गुमशुदा लोगों की लिस्ट तेजी से लंबी होती जा रही थी। इसमें अब 4 नए नाम और जुड़ चुके थे। जैसे जैसे विल्जीविल की उस सुनसान प्रॉपर्टी की तलाशी तेज होती गई, वहां मौजूद हर इन्वेस्टिगेटर के मन में एक ही बात बैठती जा रही थी। जो भी लोग इस जगह से जुड़े हुए लापता हुए हैं, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वो शांत पहाड़ी इलाका अब किसी कब्रिस्तान जैसा लगने लगा था, जैसे बस अपने राज खोलने का इंतजार कर रहा हो। टीम ने रुकना नहीं चुना। वो 2.5 एकड़ में फैली उस जमीन के हर कोने को ध्यान से खंगालते रहे। तभी उनकी नजर ड्राइववे के उस पार पड़ी, जहां मिट्टी हाल ही में खोदी गई लग रही थी। मिट्टी का तरीका कुछ अलग था, जैसे वहां कुछ छुपाया गया हो। उन्होंने फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही इंच नीचे जाते ही फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई और जो सामने आया उसने सबको चुप कर दिया। वो हड्डियों के टुकड़े थे। उन टुकड़ों को बहुत सावधानी से इकट्ठा किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्राइम लैब भेजा गया और रिपोर्ट जल्दी ही वापस आ गई। वो इंसानों की हड्डियां थीं। ये सुनते ही पूरी टीम में सन्नाटा छा गया। अब किसी को शक नहीं रहा था कि ये मामला बहुत बड़ा है। जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। सच बाहर निकालने के लिए उन्हें और लोगों की जरूरत थी, भारी मशीनों की जरूरत थी, जो उस वक्त उनके पास नहीं थी। जब तक बाकी टीम वहां पहुंचती, डिटेक्टिव्स ने प्रॉपर्टी ओनर क्लारा लिन बालाज से सवाल करना शुरू किया। उनकी बातों से पहली बार लियोनार्ड लेक के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिला। लेक का बचपन नॉर्मल नहीं था। उसकी माँ का बिहेवियर काफी अलग था और उसी माहौल का उस पर गहरा असर पड़ा। बचपन से ही उसके अंदर डर और उलझन पैदा हो गई, खासकर रिलेशनशिप्स और सेक्सुअलिटी को लेकर। धीरे धीरे ये उलझन एक ऐसी सोच में बदल गई जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो गई। 18 साल की उम्र में वो यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स में शामिल हुआ और वियतनाम में सर्विस दी, लेकिन वहां भी वो अपने अंदर के हालात से बाहर नहीं आ पाया। बाद में डॉक्टर्स ने उसे मेंटल कंडीशन से जुड़ी दिक्कत बताई और उसे सर्विस से बाहर कर दिया गया। सिविल जिंदगी में लौटने के बाद उसकी सोच और अजीब होती गई। उसे लगने लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है और सिर्फ वही बचेगा। 1980 में कैलिफोर्निया लौटने के बाद उसकी मुलाकात क्लारा लिन से एक लोकल फेयर में हुई। दोनों के इंटरेस्ट्स मिलते थे और दोनों जल्दी करीब आ गए। अगले साल उन्होंने शादी कर ली। इसी दौरान एक म्यूचुअल फ्रेंड ने उनकी मुलाकात चार्ल्स एंग से करवाई। चार्ल्स एंग भी अपने अंदर बहुत गुस्सा लेकर चल रहा था। उसका बचपन भी आसान नहीं था। चीन में उसका जन्म ऐसे हालात में हुआ जहां उसे अपनापन नहीं मिला। उसकी माँ काफी सख्त थी और पिता भी बहुत सख्त और डिसिप्लिन वाले थे। बचपन की ये बातें उसके अंदर गुस्से और कठोरता में बदल गईं, जो उसके साथ हर जगह गई। बाद में उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया भेज दिया, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में। 18 साल का होते ही उसने एक नकली अमेरिकन बर्थ सर्टिफिकेट बनाया और यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर में शामिल हो गया। उसे किसी की सुनना पसंद नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि वही सही है और उसे कोई बताए कि क्या करना है, ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब उसका ये रवैया मिलिट्री सिस्टम से टकराया तो चीजें जल्दी बिगड़ने लगी और एडजस्ट करने के बजाय उसने फायदा उठाने का रास्ता चुना। उसके आसपास हथियार थे, कीमती और आसानी से मिलने वाले, और उसके दिमाग में पैसा आया। उसने चोरी की, लेकिन ज्यादा देर तक छिप नहीं पाया। जल्दी पकड़ा गया। कोर्ट मार्शल होने वाला था और हालात उसके खिलाफ जा रहे थे। तभी एक छोटी सी लापरवाही हुई और उसने मौका देखकर बिना शोर शराबे के वहां से निकलकर एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ ली और वापस कैलिफोर्निया पहुंच गया। और यहीं से उसकी कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि उसकी मुलाकात लियोनार्ड लेक से हुई। शुरुआत में सब आम था। वो लेक और क्लारा लिन के साथ रहने लगा, छोटे मोटे काम करता
और छिपकर एक आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन एंग के लिए ये अलग था, क्योंकि पहली बार उसे ध्यान मिल रहा था, अपनापन मिल रहा था, और ये उसके लिए बहुत खास बन गया। लियोनार्ड लेक उसे सिर्फ रहने की जगह नहीं दे रहा था, वो उसे वो एहसास दे रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला। और धीरे धीरे ये एहसास उसे और गहराई में खींचने लगा। एंग उस अपनेपन को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो हर हाल में लेक को खुश रखना चाहता था। समय के साथ दोनों के अंदर छिपी चीजें बाहर आने लगी। लेक के दिमाग में एक ऐसी दुनिया थी जहां सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, हर इंसान, हर फैसला, हर चीज। और एंग खुद को ताकतवर देखता था, जैसे कोई निंजा वॉरियर या स्पेशल फोर्सेस का आदमी हो। अलग अलग देखें तो ये सोच खतरनाक थी, लेकिन साथ आने पर यह और ज्यादा खतरनाक बन गई। तभी 1982 में फेडरल एजेंट्स को टिप मिली और उन्होंने एंग को ढूंढकर हथियार चोरी और ड्यूटी छोड़कर भागने के केस में अरेस्ट कर लिया। लेक भी पकड़ा गया, लेकिन क्लारा लिन ने उसे बेल पर छुड़वा लिया। जेल के डर से लेक कोर्ट में पेश नहीं हुआ और छिप गया। क्लारा लिन ने उसके साथ भागने से मना कर दिया, क्योंकि वो डर और भागती जिंदगी नहीं चाहती थी। दोनों अलग हो गए और तलाक हो गया, लेकिन उनका कांटेक्ट बना रहा। उधर एंग 2 साल से ज्यादा जेल में रहा और इसी दौरान क्लारा लिन ने लेक को अपनी विल्जिविल प्रॉपर्टी में रहने दिया, जबकि वो खुद परिवार के साथ रहने लगी। वो जगह छिपने के लिए बिल्कुल सही थी। दूर लंबा 200 गज का ड्राइववे, गेट लगा हुआ, जहां कोई आसानी से पहुंच नहीं सकता था। 1984 में जब एंग जेल से बाहर आया तो वो सीधा वहीं लेक के पास पहुंचा। लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। जो बातें पहले सिर्फ दिमाग में थी, अब असली रूप लेने लगी। सब कुछ चुपचाप हो रहा था, कोई शोर नहीं, बस लोग जो एक दिन थे और अगले दिन गायब हो जाते थे। फिर एक दिन एक छोटा सा चोरी का मामला सामने आया, जो दिखने में आम था, लेकिन धीरे धीरे एक बड़े खुलासे की तरफ ले गया। पुलिस ने जांच बढ़ाई तो कड़ियां जुड़ती गईं और सामने आए 2 नाम, लियोनार्ड लेक और चार्ल्स एंग, जो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोगों के गायब होने से जुड़े थे, कम से कम 8 लोग। अब इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदल गया था। पुलिस जिन लोगों पर शक था उन्हें ढूंढ नहीं रही थी, क्योंकि वो मिल चुके थे। अब सवाल यह था कि कौन और कितने लोग उनके शिकार बने थे। जांच उन्हें फिर से विल्जिविल प्रॉपर्टी पर ले गई, जहां पहली नजर में सब आम लग रहा था, जमीन, स्ट्रक्चर, टूल्स। लेकिन फिर उन्हें एक बंकर मिला, सीमेंट के ब्लॉक्स से बना, आधा छिपा हुआ, जैसे जानबूझकर नजरों से दूर रखा गया हो। पहली नजर में वो भी एक आम स्टोरेज या वर्कशॉप जैसा लगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। उसकी बनावट, उसकी जगह, उसका एहसास, सब कुछ बहुत सोच समझकर बनाया गया था। दीवार से लगी एक बुक शेल्फ, बिल्कुल सिंपल, जिसे देखकर कोई भी आगे बढ़ जाए। लेकिन उसमें कुछ अजीब था। जब जांच करने वालों ने ध्यान से देखा तो उन्हें उसके एक साइड पर लंबे हिंजेस यानी कब्जे दिखे, वैसे हिंजेस जो आम शेल्फ में नहीं होते। बस यही छोटी सी बात उन्हें रुकने पर मजबूर कर गई और उन्होंने उसे खोल कर देखा। अंदर एक बहुत तंग जगह थी, करीब 7 फीट लंबी और सिर्फ 3 फीट चौड़ी, इतनी छोटी कि वहां खड़े होना भी मुश्किल लगे। बस एक साधारण लकड़ी का पट्टा था, जिसे बिस्तर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। पास में एक बाल्टी रखी थी, जिसका इस्तेमाल वही इंसान करता होगा जो वहां बंद होता। साथ में एक टॉयलेट पेपर का रोल भी रखा था। और फिर एक ऐसी चीज थी जिसने सब कुछ साफ कर दिया। दीवार में एक छोटा सा खुला हिस्सा। पहली नजर में वो एक खिड़की जैसा लग सकता था, लेकिन वो खिड़की नहीं थी। उसमें 1 वे मिरर यानी ऐसा शीशा लगा था जिसमें अंदर वाला बाहर नहीं देख सकता था, लेकिन बाहर वाला अंदर देख सकता था। यहीं पर सब समझ में आ गया। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये किसी को बंद करके रखने की जगह थी। बंकर के अंदर जैसे जैसे और चीजें सामने आने लगी, तस्वीर और गहरी होती गई। दीवार पर 6 नियम लिखे हुए थे। हर एक नियम ये बताता था कि अंदर रहने वाले इंसान को कैसे रहना है। पूरी तरह से चुप रहना, बिना कहे कुछ न बोलना, कोई विरोध न दिखाना, हर समय ऑर्डर मानना, यहाँ तक कि खुद से बात करते वक्त भी आवाज न करना। छोटी सी गलती भी सजा का कारण बन सकती थी। उधर बाहर प्रॉपर्टी की तलाशी जारी थी। जांच करने वाले हर कोने को ध्यान से देख रहे थे। तभी घर के सामने की जमीन पर एक जगह उन्हें अलग लगी। वो जगह बाकी जमीन से थोड़ा नरम लग रहा था। उन्होंने वहां खुदाई शुरू की और अंदर से एक 5 गैलन का ड्रम निकला। अंदर कई जरूरी चीजें थीं। लियोनार्ड लेक की डायरी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, चेकबुक और कुछ आइडेंटिटी कार्ड, जिनमें डेबोरा डब्स, हार्वी डब्स और पॉल कॉस्नर के आईडी शामिल थे। साथ में 2 वीडियो टेप भी मिले। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ती जा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा असर डाला
उन डायरी ने। करीब 2 साल तक लेख लगातार लिखता रहा था, हर चीज, हर सोच, हर प्लान। और उन्हीं लिखी बातों में एक चीज बार बार सामने आई, एक किताब द कलेक्टर। उस कहानी में एक आदमी था जो तितलियां इकट्ठा करता था, लेकिन उसकी सोच वहीं नहीं रुकी। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक औरत को पकड़कर अपने पास रखने का, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तितलियों को रखता था। ज्यादातर लोग इसे बस एक कहानी समझकर छोड़ देते, लेकिन लेख ने ऐसा नहीं किया। उसने ये किताब अपने जवान दिनों में पढ़ी और ये उसके दिमाग में बैठ गई। धीरे धीरे वो ख्याल उसके अंदर बढ़ता गया। अपनी डायरी में उसने इसे एक पूरे प्लान की तरह लिखा। उसने इसे नाम दिया ऑपरेशन मिरांडा, जो उसी किताब के एक किरदार से लिया गया था। फिर आए वो वीडियो टेप। जब जांच करने वालों ने एक टेप चलाया, वीडियो में साफ दिख रहा था कि वो कैसे सोचता था। वो औरतों को जबरदस्ती अपनी गलत हवस पूरी करने के लिए कैद करके रखता और जब मन भर जाता तो उसे मार देता। I want to be able to use a woman whenever and however I want. वीडियो से यह भी साफ हुआ कि वो उन लोगों को इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं देखता था, बल्कि उन्हें अपने इस्तेमाल की चीज मानता था। उनसे घर के काम करवाना, खाना बनवाना और अपनी मर्जी के हिसाब से उन्हें इस्तेमाल करना। उसे किसी भी नियम की परवाह नहीं थी। उसे खुद पर पूरा भरोसा था, जैसे उसे पूरा हक हो जो वो कर रहा है। हालांकि ये पूरा प्लान लियोनार्ड लेक ने ही बनाया था, लेकिन वो इसे अकेले पूरा नहीं कर सकता था। उसे किसी और की जरूरत थी। चार्ल्स एंग के आने से पहले लेख कई बार अपनी सोच को असल में बदलने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता था। वो अपने प्लान को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर एंग उसकी जिंदगी में आया और सब बदल गया। दोनों साथ आए और मिलकर बंकर बनाया, फिर आगे का प्लान करना शुरू कर दिया। एक तरफ लेक था जो हर चीज को कंट्रोल में रखकर लंबा सोचकर प्लान करता था, और दूसरी तरफ एंग जो अचानक, तेज और बिना सोचे कुछ भी करने को तैयार रहता था, जैसे एक ही मशीन के 2 हिस्से। और जैसे ही दोनों एक साथ आए, चीजें और तेजी से बढ़ने लगीं। जांच करने वालों को उम्मीद थी कि जो दूसरी वीडियो टेप मिली है उससे उन्हें कुछ जवाब मिलेंगे, नाम, पहचान, कुछ ऐसा जो सारी कड़ियों को जोड़ सके। लेकिन जो उन्होंने उसमें देखा वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, उसे देखना आसान नहीं था। जैसे ही वीडियो चलना शुरू हुआ, कमरे का माहौल बदल गया। वहां मौजूद लोग ज्यादा देर तक अंदर नहीं रह पाए। उन्हें बाहर जाकर सांस लेनी पड़ी। स्क्रीन पर एक औरत दिखाई दी, ब्रेंडा ओकॉनर। वो अपने पति लोनी बॉन्ड और अपने छोटे बच्चे के साथ गायब हुई थी। जब वो लोग लेक के घर के बगल वाले घर में रहने आए थे, वो बंधी हुई थी। उससे साफ कहा जा रहा था कि उसे हर बात माननी होगी, चाहे घर के काम हो, खाना बनाना हो या कुछ और जो उससे करवाना चाहे। उसका डर साफ नजर आ रहा था। वो अपने बच्चे के लिए परेशान थी, और जिस तरह से लेक ने जवाब दिया, उससे साफ था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लियोनार्ड लेक पूरे समय शांत रहा। उसका रवैया पूरी तरह कंट्रोल में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से तय किए हुए हर स्टेप को फॉलो कर रहा हो। लेकिन चार्ल्स एंग अलग था। उसके अंदर कोई रुकावट नहीं थी। वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता। उसका तरीका किसी जंगली जानवर जैसा था। फिर वीडियो में एक और औरत नजर आई, जिसे सिर्फ कैथी के नाम से पहचाना गया। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन साथ में ऐसा भी लग रहा था जैसे उसे पूरी तरह समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, जैसे उसका दिमाग उस हालत को स्वीकार नहीं कर पा रहा हो। जो लोग ये सब देख रहे थे, उनके लिए ये सब सहना बेहद मुश्किल था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कैथी की पहचान सामने आई। वो 18 साल की कैथी एलन थी, जो 2 महीने पहले 14 अप्रैल 1985 को गायब हुई थी। और वो उस आदमी की गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ चार्ल्स एंग की दोस्ती फोल्सम जेल में शुरू हुई थी। चार्ल्स एंग के एक जान पहचान के जरिए लियोनार्ड लेक को कैथी के बारे में पता चला। उन्होंने पहले उसके बॉयफ्रेंड को अपना शिकार बनाया और फिर कैथी से कांटेक्ट किया। उसे बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उनके पास है, वो उससे मिलना चाहता है। कैथी ने उसकी बात पर भरोसा करके उनसे मिलने चली गई। उसे अगवा करने के बाद वहां से उसे सैन फ्रांसिस्को ले जाया गया और फिर उस सुनसान विल्जीविल के केबिन में लाया गया, वही जगह जो अब इस पूरे केस का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। उसके बाद वो उस केबिन से कभी बाहर नहीं आ पाई। जांच करने वालों को हजारों सबूत मिले, पूरे इलाके में फैले हुए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। वहां इंसानी अवशेष मिले, जले हुए, बड़ी मात्रा में, करीब 23 किलो,
और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां लाशें भी मिली, 5 लाशें और छठे का कुछ हिस्सा। कुछ को प्लास्टिक में लपेटकर स्लीपिंग बैग में डाल दिया गया था। उनके हाथ पीछे की तरफ बांधे गए थे और मुंह बंद किया गया था। ज्यादातर को सिर पर गोली मारी गई थी। प्रॉपर्टी के अलग अलग हिस्सों में और भी लोग दफन मिले जिनके साथ भी यही हुआ था। अब तक जांच करने वालों को पक्का पता था कि कम से कम 11 लोगों की जान ली गई थी और उन्हें यहीं दफनाया गया था। लेकिन यह संख्या भी पूरी नहीं लग रही थी। और भी लोग हो सकते थे जिनके बारे में अभी पक्का नहीं था। कुल मिलाकर पुलिस को शक था कि यह संख्या 25 तक पहुंच सकती है। और जब यह समझने की कोशिश हुई कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, तो एक साफ पैटर्न सामने आया। ये लोग यूं ही नहीं चुने गए थे, उन्हें सोच समझकर चुना गया था। औरतों को अपनी हवस पूरी करने के लिए चुना जाता था, पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए। उन्हें पकड़कर रखा जाता था, उनसे हर काम करवाया जाता था, पूरी तरह उनके काबू में। और मर्दों को सिर्फ उनके सामान और पैसों के लिए चुना जाता था। उनसे क्या हासिल हो सकता है यही देखा जाता था, जैसे गाड़ी, महंगे सामान, यहाँ तक कि उनकी पहचान तक इस्तेमाल की जाती थी। कुछ मामलों में उनके पैसे भी इस्तेमाल किए गए, उनके नाम पर चेक कैश किए गए। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये सब सोचा समझा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, 2 और नाम सामने आए, क्लिफ पेरेंटो और जेफ जेराल्ड, जो दोनों इस केस से जुड़े हुए थे। और फिर एक और बात सामने आई, कुछ लोग ऐसे भी थे जो चार्ल्स एंग के साथ काम करते थे और वो भी इस सब का हिस्सा बन गए। ऐसा माना गया कि वो उन्हें अपने रास्ते की रुकावट मानता था। वो लोग उससे ऊंचे पद पर थे और वो खुद वहां पहुंचना चाहता था और इसी वजह से उन्हें भी अपना शिकार बना लिया गया। जैसे जैसे ये खबर बाहर फैली, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन इतने सारे सवालों के बीच एक ऐसा इंसान था जो जवाब दे सकता था, और अब वो कभी नहीं देगा। लियोनार्ड लेक। गिरफ्तार होने के बाद उसने सैन फ्रांसिस्को के पुलिस स्टेशन में साइनाइड खा लिया। वो फौरन नहीं मरा, बल्कि कोमा में चला गया। 4 दिन तक वो उसी हालत में रहा। आखिर में डॉक्टर ने उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। आखिरी पल में भी ऐसा लगा जैसे उसने सब कुछ अपने हिसाब से खत्म किया। पुलिस को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया, सारी बातें अपने साथ ले गया। चार्ल्स एंग अभी भी बाहर था। लेक के जाने के बाद एंग फिर से अकेला हो गया और इस बार भी उसने वही किया जो वो पहले कर चुका था। वो भाग गया। जानकारी देने वालों से पता चला कि वो शिकागो गया था। वहां पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया, लेकिन वो हाथ नहीं आया। फिर शक देश के बाहर गया। कनाडा में उसके रिश्तेदार थे, खासकर टोरंटो के आसपास, और कैलगरी में भी उसके कॉन्टैक्ट थे। खोज का दायरा और बढ़ा दिया गया। FBI ने कनाडा की अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया। वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो खतरनाक था और कब क्या कर दे इसका कोई भरोसा नहीं था। और ये बात एक बार फिर सामने आई, इस बार कैलिफोर्निया से दूर कनाडा में। 6 जुलाई 1985 को एंग एक डिपार्टमेंट स्टोर में गया। वो वही कर रहा था जो वो पहले भी करता आया था, बिना पैसे दिए सामान उठाना। ये जरूरत की वजह से नहीं था, ये उसके सोचने का तरीका था। उसे लगता था कि वो सबको चकमा दे सकता है, सिक्योरिटी को आसानी से बेवकूफ बना सकता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सिक्योरिटी वालों ने उसे देख लिया। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, उसे वहीं पकड़ने की कोशिश की। एंग ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, उसने बंदूक निकाली और गोली चला दी। एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली लगी। हालात और बिगड़ सकते थे, लेकिन उसी वक्त दूसरे गार्ड भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मिलकर उसे काबू में किया और इस बार वो भाग नहीं पाया। अब वो हिरासत में था। कनाडा की अदालत में उसके खिलाफ केस चला, गंभीर हमला, लूट और बंदूक का गैरकानूनी इस्तेमाल। कोर्ट ने उसे 4.5 साल की जेल की सजा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिका की अथॉरिटीज उसे वापस लाना चाहती थी। उसे अदालती कार्यवाही फेस करना था। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत थी। कनाडा में मौत की सजा नहीं होती और वहाँ का सिस्टम ऐसे लोगों को अमेरिका भेजने में हिचकिचाता था जहाँ उन्हें मौत की सजा मिल सकती थी। और यहीं से शुरू हुआ लंबा कानूनी खेल, सालों तक। पूरा 6 साल लग गए सिर्फ उसे वापस लाने में। एक समय ऐसा भी आया जब कनाडा को यह सोचना पड़ा कि अगर वो ऐसे ही मना करते रहे तो उनका देश उन लोगों के लिए सुरक्षित जगह बन सकता है जो अमेरिका में बड़े केस से बचना चाहते हैं। आखिरकार फैसला लिया गया, एंग को अमेरिका भेजा जाएगा। अब वो पुलिस की पकड़ में था, लेकिन फिर भी मामला आसान नहीं हुआ क्योंकि एंग तैयार था। जेल में रहते हुए उसने अपना समय बेकार नहीं जाने दिया।
उसने कानून पढ़ना शुरू किया, खासकर कैलिफोर्निया के कानून। हालांकि उसकी पढ़ाई सिर्फ हाई स्कूल तक थी, लेकिन उसने सिस्टम को समझना सीख लिया था और उसने उसी का इस्तेमाल किया। वो बार बार अपने वकील बदलता रहा। जब भी कोई फैसला उसके खिलाफ जाता, वो उसे ऊपर की अदालत में चुनौती देता। हर चीज को टालता गया। ये उसका तरीका बन गया था। 6 साल उसे कनाडा से लाने में लगे और उसके बाद भी कैलिफोर्निया में अदालती कार्यवाही शुरू होने में 7 साल और लग गए। कुल मिलाकर 13 साल। 26 अक्टूबर 1998 को आखिरकार चार्ल्स एंग को कोर्ट में पेश किया गया। उस पर 12 मर्डर के केस थे और गवाहों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि करीब 175 से 200 लोग गवाही देने के लिए तैयार थे। वो कोर्ट में अकेला खड़ा था, लेकिन असल में वो कभी अकेला नहीं था। लियोनार्ड लेक और एंग दोनों की कहानी जुड़ी हुई थी। उनके काम, उनकी सोच, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों ने मिलकर वो किया जो शायद अकेले कोई नहीं कर पाता। ऐसा माना गया कि एंग के दिमाग में पहले से ऐसे ख्याल थे, लेकिन जब तक वो लेक के साथ नहीं जुड़ा, तब तक वो उन्हें सच में अंजाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुकदमे के दौरान क्लारा लिन बेलाज, जो लेक की एक्स वाइफ थी, उसने भी गवाही दी। उसे पूरी इम्यूनिटी दी गई थी। एंग ने खुद भी अपने बचाव में गवाही दी, लेकिन तब तक प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बहुत मजबूत बना लिया था। जैसे जैसे अदालती कार्यवाही अपने आखिरी दौर में पहुंचा, एक सबूत सबसे ज्यादा जरूरी बनकर सामने आया, वो वीडियो टेप्स। 8 महीने तक गवाहियां चली, हजारों सबूत सामने रखे गए। हर नया हिस्सा तस्वीर को और साफ करता गया। फिर बारी आई जूरी की। उन्होंने फैसला सुनाने के लिए 3 दिन का समय लिया। चार्ल्स एंग को 11 लोगों की हत्या का दोषी माना गया। 30 जून 1999 को अदालत ने मौत की सजा सुनाई। ये लंबे कानूनी सफर का अंत था, लेकिन इसके असर का नहीं, क्योंकि कोर्ट के बाहर कई परिवार थे, ऐसे लोग जो सालों से जवाब का इंतजार कर रहे थे। कई पीड़ितों के लिए पारंपरिक अंतिम संस्कार तक मुमकिन नहीं था, क्योंकि जो मिला था वो उस हालत में नहीं था कि पूरी पहचान हो सके। इसीलिए एक अलग तरीका अपनाया गया। पीपल्स सिमेट्री में एक स्मारक बनाया गया, एक ऐसी जगह जहां उन लोगों को याद किया जा सके, जहां नाम जिंदा रह सके, भले ही पूरी पहचान न मिल पाई हो। बहुत से केस समझना मुश्किल होते हैं, लेकिन यह मामला उससे भी आगे चला गया। कुछ ऐसा जिसे पूरी तरह समझ पाना आज भी आसान नहीं है। यह केस सिर्फ एक अपराध नहीं दिखाता, यह हमें आईना दिखाता है कि चीजें कब, कैसे और कहां गलत होने लगती हैं, और हम कितनी देर तक उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। क्या हम ऐसे सिग्नल्स को पहचान पाते हैं? अगर कुछ गलत हमारे आसपास हो रहा हो, तो क्या हम उसे देख पाएंगे, या फिर सब कुछ सामने होते हुए भी अनदेखा कर देंगे? तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।